अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवालों जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो पहला सवाल है वो है सोबिया सरवर साहिबा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसा कि गले में कोई चीज़ अटकी हुई है, कोई बुखार खांसी और ज़ुकाम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एसिडिटी की वजह है, प्लीज़ गाइड कर दें। सोबिया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगरचे आपको बुखार खांसी या ज़ुकाम कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे वो मरीज़ होते हैं, बहुत सारे वो लोग होते हैं जिनको अलामात के बगैर भी कोविड होता है। तो जब वो कोविड से ऐसे ही रिकवर हो जाते हैं बगैर अलामात के भी, तो उसके बाद से उनमें से अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती हैं कि ऐसे लगता है जैसे उनके गले में कुछ अटका हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ उनमें से ठीक हो जाती है। जहाँ तक आपका ये कहना है कि ये एसिडिटी की वजह से हो सकता है, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि ये आपको तेज़ाबियत की वजह से ये प्रॉब्लम हो। उस सूरत में आपको जो अपने डॉक्टर से मशवरा करके, तो आप जो मैदे की के कैप्सूल हम उसे कहते हैं कि जैसे वो ओमेप्राजोल के स्टार्ट करवा सकते हैं, लेंजेप्राजोल करवा सकते हैं, एसोमेप्राजोल आपको स्टार्ट करवा सकते हैं, और वो आपको 2 हफ्ते के लिए देंगे ताकि आपको जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको कम करने वाला एक ट्रायल दिया जाए। ताकि हो सकता है बाज़ लोगों में जब वो रात को सोते हैं तो उनका जो मैदे का तेज़ाबियत है वो गले की तरफ आती है, जिसकी वजह से फिर उनको ये प्रॉब्लम रहता है। और बाज़ लोगों में ये एलर्जी की वजह से होता है कि अगर उनको किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो कुछ दिनों के लिए साल के किसी भी टाइम पे उनके गले की ऐसी कैफियत हो जाती है कि जैसे उनके गले में कुछ अटका हुआ है। तो उस सूरत में भी हम 2 हफ्ते के लिए वो दवाइयां देते हैं जिसको हम एलर्जी की दवाइयां कहते हैं या एंटी एलर्जी मेडिसिन कहते हैं। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनमें से मैं आपको एक चीज़ जो है मैं बता देता हूँ, आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये इनमें से खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान होने का डर हो। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप हौसले में रहें, अपने जो करीब तरीन डॉक्टर हैं उनसे भी मशवरा कर लें, और अगर कभी भी मेरा आपसे रब्ता हो पाता है व्हाट्सएप पे, जैसे मेरी कोशिश होती है कि जी अगर जब भी मेरे पास टाइम निकलता है तो उस सूरत में मैं आपको मुख्तसर तौर पे एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो उस्मान सियाल साहब ने पूछा है, और उन्होंने जो सवाल पूछा है वो सवाल है जिसको मैं कहता हूँ लेवल का सवाल। वो ये है कि अगर किसी को पहले से भी कुदरती कोरोना इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ बनी हो और वो वैक्सीन भी लगवा ले तो इन एंटीबॉडीज़ का क्या बनेगा। उस्मान, ये अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है। तो हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपकी एंटीबॉडीज़ बनी भी हुई हैं और अगर आप सिंगल डोज भी कोई लगवा लेते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और उनका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो आपको प्रोटेक्शन 8 महीने के लिए दे सकती हैं कुदरती इन्फेक्शन, तो वैक्सीन वाली प्रोटेक्शन आपको हो सकता है कि वो 12 महीने 2 साल के लिए वो चले। तो वो तमाम लोग जिनको पहले कुदरती तौर पे कोरोना की इन्फेक्शन हुई हो तो उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 डोज तो ज़रूर लगवाएं। और दूसरी डोज की मैं अक्सर दोस्तों को इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि फिर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको 2 डोजेस के बाद ही मिलता है। लेकिन अभी तक की रिसर्च ने साबित किया है कि वो लोग जो कोरोना की इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हों, जितनी एंटीबॉडीज़ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बननी होती है वो 1 शॉट के बाद बन जाती हैं, 1 डोज के बाद। दूसरी डोज के बाद अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन अक्सर मुल्कों में जो सर्टिफिकेशन है वो दूसरी डोज के बाद ही मिलती है। ये सवाल बड़ा अच्छा था, तो इसीलिए इस तरह के सवालों पूछने का ये फ़ायदा होता है कि ये बातें बहुत सारे लोगों के जहन में भी आती रहती हैं। अगला जो सवाल है वो है गजाला जफर साहिबा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सर, पहले छुट्टियां देकर तमाम टीचर्स को वैक्सीन लगा दी जाए और फिर जब सबको लग जाए तो फिर स्कूल खोल दिए जाए। बिल्कुल गजाला, आपने ये जो कमेंट किया है ये उस खबर पे है जो कल मैंने शेयर की थी कि 10 जून तक तमाम टीचर्स को और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है स्कूल्स का, उनको कहा गया है कि वो लाजमी वैक्सीन लगवा लें। तो मेरा 1-2 एतराज़ थे कि एक तो आप ये बहुत लेट काम शुरू कर रहे हैं, और दूसरा 10 जून तक मुमकिन नहीं होगा सबको वैक्सीन लगना, सब टीचर्स को। तो होना ये चाहिए था आइडियली कि जब जिन दिनों स्कूल बंद थे तो ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाता टीचर्स में, और जैसे ही सेकंड डोज के 2 हफ्ते के बाद या सिंगल अगर डोज कोई वैक्सीन लगानी है तो 3 से 4 हफ्ते के बाद वो इम्यून होते हैं। क्योंकि हमारे अक्सर जो टीचर्स होते हैं उनकी उम्र 50 साल से ज़ायद होती है, वो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो कोरोना होने के बाद उनमें कॉम्प्लिकेशन आने का ज़्यादा डर होता है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि मेल जेंडर यानी मर्द होना, वज़न का ज़्यादा होना और उम्र का ज़्यादा होना, और शुगर का मसला होना, ब्लड प्रेशर का मसला होना, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होना, ये तमाम वो प्रॉब्लम है, और मोटापे का होना, ये वो तमाम प्रॉब्लम है जिनकी वजह से जब किसी को कोरोना हो जाए तो इन तमाम मसाइल की वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती हैं। लेकिन अभी भी मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे इंग्लैंड ने किया था कि उन्होंने पहले अपना मुल्क बंद किया, फिर एक ख़ास लेवल पे जाके लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशंस लगाई, और जब उनको लगा कि अब उनके माशरे में ट्रांसमिशन जो है वायरस की वो बहुत नीचे ड्रॉप हो गई तो उन्होंने अपनी जो सोसाइटी को खोल दिया।
अगला जो सवाल है वो रियाज चौधरी 34 उनकी तरफ से है। उन्होंने कहा है कि 2 मिलियन पीपल शुड बी वैक्सीनेटेड एवरी डे, यानी 20 लाख जो लोग हैं वो हर रोज़ उनको वैक्सीन लगे। रियाज चौधरी, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की थी। मैंने जब ये कैलकुलेशंस की तो मुझे पता चला कि क्योंकि पाकिस्तान में अभी तकरीबन ऑन एवरेज 2 लाख जो डोजेज़ हैं वो रोज़ाना लग रही हैं, और अगर हम इसी स्पीड से चलते हैं तो हमारा जो टारगेट है कि हमने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगानी है, जिसके बाद से यहाँ से पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें हमें टाइम लगेगा 2 साल उनको फुली वैक्सीनेट करने में, यानी 1 साल लगेगा उनको 1 डोज देने में और 2 साल लगेंगे 2 डोजेस देने में, क्योंकि हम एक दिन में 2 लाख डोजेस लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम 5 लाख, कम से कम 5 लाख डोजेस एक दिन में लगाएंगे तो यही टारगेट हम पूरा कर सकते हैं, दोनों डोजेस देने का 7 करोड़ लोगों को 1 साल के अंदर अंदर, और 1 साल के बाद फिर ये पेंडेमिक यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि उसमें ये होगा कि तकरीबन 6 महीने, 5 से 6 महीने हमें लगेंगे सिंगल डोज देने में, और अगले 5 से 6 महीने लगेंगे हमें दूसरी डोज देने में। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 2 मिलियन, ये शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा डोजेज़ हैं। ये बरतानिया कर सकता है, ये अमेरिका ने किया है। उन मुल्कों में ये मुमकिन है कि मिलियंस में एक दिन में उन्होंने लगाई हैं, और रिजल्ट आपके सामने है कि वहाँ पे केसेस जो है और उनकी ट्रांसमिशन जो है वो पहले से इंतहाई कम हो चुकी है। ये जो आप बात कर रहे हैं काश ऐसा हो जाए, काश 2 मिलियन लग जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो कम से कम मैं तो हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम 5 लाख का टारगेट वो रखें एक दिन में। और इसी बात को पिछले दिनों जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने भी एग्री किया है कि वो भी यही कहते हैं कि हमें कम से कम एक दिन में 5 लाख का टारगेट करना चाहिए। आज का जो आखिरी सवाल है वो सैयद नज़र अब्बास साहब की तरफ से है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों को कुदरती इन्फेक्शन हुई है उनकी तादाद कितनी हो सकती है, क्या हम इन लोगों को वैक्सीनेटेड में शामिल कर सकते हैं, और क्या इन दोनों किस्म के लोगों की तादाद 50% हो जाएगी। ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी अहमियत का मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप कह सकते हैं कि ये एक दुखती रग है। दुखती रग से मुराद ये है कि दुनिया की तकरीबन अक्सर ममालिक ने साइंटिफिकली जो अनपढ़ लोग होते हैं उनकी तरह बिहेव किया है इस वबा को लेके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू दिन से मेरा ये ख्याल था, और मैंने इस पे शुरू के दिनों में 1, 2, 3 महीने के अंदर अंदर काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी। मेरा ये कहना था कि हर मुल्क को चाहिए कि अपने वो जो यंग लोग हैं खसूसी तौर पे उनकी एंटीबॉडीज़ चेक करवाएं, ख़ासतौर पे वो जिनको अलामात आई हों या ना भी आई हों, और उनमें से जितने लोग जो हैं वो एंटीबॉडीज़ उनकी बनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्टेड हैं और उनको इजाज़त दी जाए फील्ड में आने की। खासतौर पे ये उस वक्त की बात है जब बहुत सख्त किस्म के लॉकडाउन चल रहे थे हर तरफ। और उसके अलावा जो अपने मुल्कों के जो यंग लोग हैं किसी भी मुल्क के, तो उनको वो एक्सपोज करें तरीके से। सबको पता है कि जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है यंग लोगों की, उनमें या तो अलामात आती नहीं है, अगर अलामात भी आ जाएं तो उनमें से अक्सरियत जो है वो सेहतयाब हो जाती है, और बहुत कम लोग हैं कि जिनको नुकसान होता है, जिनको जानी नुकसान होता है। ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल उस लेवल का नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एंटीबॉडीज़ चेक करें फिर उसके बाद, और उनकी एक फ़ौज तैयार करें, एक ज़्यादा तादाद में ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करें ताकि वो सारी सर्विसेज को अंजाम दें जो रुकी हुई थी। देखिए, अगर ये चीज़ की जाती पहले दिन से, तो अभी हम सुनते हैं कि पुलिस के इतने लोग मर गए इस वबा में, डॉक्टर्स इतने मर गए, फलां डिपार्टमेंट के इतने मर गए। उसकी वजह ये थी कि हमने वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम थी और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी, उन दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव किया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और देखें, अगर आप एक मिसाल लेते हैं स्वीडन की, स्वीडन में क्या किया गया था कि वहाँ पे नर्सिंग होम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा जो नर्सिंग होम में वो बूढ़े उनके लोग होते हैं, लेकिन जो बाहर है, जो उन्होंने अपने जो जवान लोग हैं उनको इजाज़त दी कि वो रेस्टोरेंट्स पे जाएं, वो घूमें फिरें। वहाँ पे शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे बहुत सारे कुछ लोगों की गफलत से जो ओल्ड जोन है वहाँ तक भी वायरस चला गया, यानी कुछ लोग बाइस बन गए इसका, जिसकी वजह से वहाँ कुछ लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने जो यंग लोग हैं उनको काफ़ी हद तक इसीलिए एक्सपोज किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ बने। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल इन लोगों को वैक्सीनेटेड तस्वर होना चाहिए। मेरी आज की जो मेन चैनल पर मैंने वीडियो बनाई है वो भी इसी टॉपिक पर है। और उसके बाद अभी क्या ये 50% तादाद हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे 15 से 20% लोग ज़रूर होंगे कि जो एक्सपोज हो चुके होंगे, जिनमें एंटीबॉडीज़ बनी होंगी। लेकिन जब तक किसी भी माशरे में 30 से 40% लोग, चाहे वो वैक्सीनेशन हो चाहे वो कुदरती इन्फेक्शन से उनकी प्रोटेक्शन हो, तो 30 से 40% लोग वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, तो जो ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्शन का रेट है उस माशरे में वो ड्रॉप नहीं होगा। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवालात और ये थे उनके जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।